इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। 4 नए सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में अपूर्ण हुआ है और इसके अलावा लखनऊ मेट्रो फेज 1B को मंजूरी दी गई है और क्लीन एनर्जी के लिए तातू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स को अप्रूव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। 4 नए सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट्स उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में अप्रूव हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो फेज 1B को मंजूरी दी गई है और क्लीन एनर्जी के लिए तातू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स को अप्रूव किया गया है। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज़ 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। तीसरा, आप जैसा जानते हैं कि क्लीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी पे भारत का कितना बड़ा कमिटमेंट है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बड़े बड़े टारगेट्स को पहले ले आए हैं। उसी कड़ी में आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,146 करोड़। ओवरऑल 18,541 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर बड़ी खबर, अगले 3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर बड़ी खबर है। अगले 3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू, रियासी, उधमपुर में बारिश की संभावना है। सांबा और कठुआ में हो सकती है भारी बारिश। प्रशासन की लोगों से सावधान रहने की अपील है और किसी भी ऐसे हालात में आपात स्थिति में 112 यानी 112 नंबर पर सूचना देने की प्रशासन ने लोगों से अपील की है। तो जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर बड़ी खबर है। अगले 3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। जम्मू, रियासी, उधमपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। सांबा और कठुआ में हो सकती है भारी बारिश। प्रशासन की लोगों से सावधान रहने की अपील है और साथ ही कहा गया है कि लोग सावधान भी रहें और किसी भी आपात स्थिति में यानी किसी भी मुश्किल हालात में 112 पर खबर करें। और एक और बड़ी खबर है किश्तवाड़ से, जहां आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आज सुरक्षा बल आतंकियों की उस गुफा तक पहुंचे जिसमें आतंकी घने जंगलों के बीच सहारा बनाकर अक्सर छिपे रहते थे, लेकिन सोमवार को हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस ठिकाने को ब्लास्ट के जरिए तबाह कर दिया और आज सेना के जवान उसी गुफा में पहुंचे। ऐसी कई गुफाओं को अक्सर आतंकी अपना शेल्टर बनाते हैं, जंगलों के बीच छिपने के लिए इनका सहारा लेते हैं। ये वो घना जंगल है और उस घने जंगल में ये वो गुफा है जहां पर ब्लास्ट किया गया था और इस ब्लास्ट के बाद आज वहां पर सेना के जवान पहुंचे हैं। ये आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर तब की है जब गुफा को विस्फोट करके उड़ाया गया था और आतंकियों गुफा तक पहुंची वहां पर जवानों की टीम। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं। और बड़ी खबर कुलगाम से भी है। कुलगाम से खबर यह मिल रही है कि कुलगाम में 12वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर साइट पर सेना और पुलिस के बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। जीओसी 15 कोर और जीओसी विक्टर फोर्स ने आज फिर कुलगाम मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। कुलगाम एनकाउंटर कश्मीर घाटी का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन
बताया जा रहा है। ये मुठभेड़ 1 अगस्त से लगातार चल रही है। अब तक 13 आतंकी ढेर किए जा, इस बात जो जानकारी मिली इसमें अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और ये भी खबर थी कि ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इन 3 आतंकियों को शुरुआती तीसरे चौथे दिन में ही मार गिराया गया था। और लेकिन अभी भी ऐसा अंदेशा है कि 4 से 5 आतंकी और हो सकते हैं और इसलिए लगातार ये ऑपरेशन जारी है। तो ये ऑपरेशन कुलगाम का 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। कुलगाम में 12वें दिन में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर साइट पर सेना और पुलिस के बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। जीओसी 15 कोर और जीओसी विक्टर फोर्स ने आज फिर कुलगाम मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। कुलगाम एनकाउंटर कश्मीर घाटी का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन है। यह मुठभेड़ 1 अगस्त से लगातार चल रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। एनकाउंटर का आज 12वां दिन है। हम आपको बताएं कि इस पूरे जंगलाती इलाके को फौज ने अपने घेरे में लिया है और पहले ही दिन ये जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इसमें एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई थी। उसके फ़ौरन बाद हमें ये देखने को मिला कि ये एनकाउंटर जो आज 12वें रोज़ में दाखिल हुआ और इस बीच ये कि 2 जो फौज के जवान हैं वो शहीद हो गए और कई एहलकार भी इस एनकाउंटर में अब तक ज़ख्मी हो गए हैं। आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी कुछ देर पहले जीओसी कोर 15 कोर और उसके साथ साथ जीओसी विक्टर फोर्स वो यहाँ एनकाउंटर साइट पे पहुँचे। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और ब्रीफिंग भी की और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी बदस्तूर जारी है। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि ये बहुत वसी जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है और इस डेंस फॉरेस्ट में कुछ भी हो सकता है। कई मिलिटेंट भी मौजूद हो सकते हैं और जिनको ढूंढ निकालने की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है ख़त्म करने की ताक में है। और कल परसों भी हमने देखा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात भी यहाँ पे एनकाउंटर साइट पे पहुँचे। अभी कुछ देर पहले जीओसी कोर 15 कोर जीओसी विक्टर फोर्स या जो फौज के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे एनकाउंटर साइट पे और कुल मिलाकर ब्रीफिंग भी। और ऐसे में ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है, सर्च ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है और लगता है कि जल्द से जल्द इसमें डिटेल्स जो हैं वो फौज शेयर करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस शेयर करेगी कि आया ये एनकाउंटर कॉल ऑफ किया जाएगा या कंटिन्यू रहेगा। जल्द से जल्द डिटेल्स भी शेयर होंगी और साथ में ये भी कि इस वसीतर जंगल में जो मुहासरा है वो भी बदस्तूर जारी है, सर्च ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि आज 12वां दिन है और 12वें रोज़ भी ये एनकाउंटर इस अखाल ड्यूसर इलाके में, इस फॉरेस्ट एरिया में बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ड्यूसर, कुलगाम। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी है। SIA की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर दबिश दी और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की। मामला 3 दशक पुराना है, 3 दशक यानी 30 साल पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। ये छापेमारी यासीन मलिक के घर पर भी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने छापेमारी जारी रखी हुई है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी है। 1990 में ये अपहरण और हत्या हुई थी और उसके बाद ये मामला अभी फिर से एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। SIA की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर दबिश दी है और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश जारी है। मामला 3 दशक पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि ये मामला, ये जो छापेमारी है 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी है। SIA की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर दबिश दी है और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की है। मामला 3 दशक पुराना बताया जा रहा है, 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। यह छापेमारी यासीन मलिक के घर पर भी हुई है।
और वहीं इस पूरे मामले पर रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने कहा है कि 36 साल से इस मामले में इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद है जो कार्रवाई की जा रही है उससे सरला, उसके परिवार और कई कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। सरला भट्ट मर्डर और रेप केस में एसआईबी की छापों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो केस में नया मोड़ लाते हैं। पिछले 36 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय, सरला भट्ट का परिवार और अनगिनत मासूमों की जिनकी हत्या हुई है, जिनके साथ नरसंहार हुआ है, उन सब के परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि एसआईबी की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो रेड्स हैं और ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा एक सीरियस अटेम्प्ट है न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। 2 साल पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 सीरियस केसेस जस्टिस नीलकंठ गंजू, सरला भट्ट के केस एसआईबी को ट्रांसफ़र करे थे और अभी तक उनमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखी है। उम्मीद करता हूं कि अब एसआईबी इन केसेस को फास्ट ट्रैक करेगी, इनमें जो नए नए एविडेंसेस आए हैं उनको इस्तेमाल करेगी और यासीन मलिक जैसे कुख्यात आतंकवादी जिसका हाथ दोनों हत्याओं में है, जस्टिस नीलकंठ गंजू और सरला भट्ट, जावेद मिल्का जैसे आतंकवादी, बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों के साथ उनको पनिशमेंट मिलेगी उनकी और समुदाय को न्याय मिलेगा। नहीं तो आज की डेट में 36 साल से आतंकवाद रिलेटेड किलिंग में कश्मीर में कन्विक्शन रेट 0 है और ख़ासकर एक समुदाय जिसने जातिसहार नरसंहार देखा है उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि एसआईबी की इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक होगी, जो उन्होंने रेड करें उनसे न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और जल्दी ही समुदाय और परिवार को न्याय मिलेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। अगर दर्द से पुंछ के सनाई इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आया। स्कूल का स्पोर्ट्स रूम और शेड बहा। भिंडर में भी लैंडस्लाइड, मलबा आने से जरन वाली गली सड़क बंद हो गई है। हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है। मॉनसून सीजन से अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा और चंबा के लिए आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते आईएसबीटी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं विशाल। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी है। आज कठुआ से भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में, इस मुजाहरे में शामिल हुए। आप देख रहे हैं तमाम ये तस्वीरें जो है ये जम्मू की है, जहां पर स्टेटहुड की मांग के साथ कांग्रेस के कारकुन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस दरअसल लगातार इसको लेकर एक मुहिम चला रही है और इस मुहिम के तहत पहले श्रीनगर में, फिर जम्मू में, फिर अलग अलग जगहों पर, फिर पहलगाम में, कई जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन होने हैं। और ये कांग्रेस की मांग है कि हमारी रियासत हमारा हक, इसके तहत वो लगातार ये अपनी मुहिम चला रही है। लाल सिंह जी, जो आज आप कठुआ से आए हैं, क्या कहेंगे? जो आपकी जो स्टेट लेने आए हैं और स्टेट लेने आए हैं, स्टेट लेके जाए, सिंपल सी बात। अब स्पीचेस हैं, तकरीरें हैं, हो जाने उसके बाद कर लेंगे सारा कुछ। ये बताइए, ये जो एनडीए या बीजेपी सरकार है वो तो स्टेटहुड के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। कौन? बीजेपी। वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आप पिछले 9 तारीख से हमें क्या उसकी परेशानी है? ना बोले, हमें तो लेनी है, सिंपल सी बात। उनके ना बोलने से हमें क्या फर्क? उन्होंने तो बर्बाद करना छोड़ दिया, अब आगे क्या बोलना है? बोल क्या सकते हैं? उनके पल्ले है क्या बोलने का? इसलिए वो स्टेट, ये तो मसला ही नहीं है कि स्टेट को रोक सकता है। स्टेट तो लेनी है, हर शुरू से लेनी है। आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है स्टेटहुड के ना होने? स्टेट का नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि हम उसकी भरपाई आने वाले 20-25 साल लगेंगे, कांग्रेस आएगी तो। जी, चौथा दिन है आज, इसका कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप देखो
पूरा इलाका, पूरी रियासत इसके ग्रिप में आ रही है। कल उधमपुर था, इससे पहले जम्मू अर्बन शहर के थे। आज कठुआ से लोगों में उत्साह देखो, इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पे पहुंचे अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, अपनी जायज मांग को उठा रहे हैं। और वो जायज मांग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया रियासत के दर्जे को रिस्टोर करने का। ये दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। शायद भाजपा हमारे सब्र के बांध का टेस्ट ले रही है। सब्र का बांध फूट गया, फिर हमारे बस में भी नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में एक और लहर निकलेगी कि आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी है। आज कठुआ से भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस तिरंगा महोत्सव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मंत्री सकीना यतूस समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस प्रोग्राम में एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों के पराक्रम यानी उनकी बहादुरी को भी याद किया। उपराज्यपाल ने कहा कि ये तिरंगा जो तकरीब है ये जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। बुधवार से जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। उस पर हर डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स ने फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। कल यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान हर नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान है। यह आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान है और अब अतीत की तरफ नहीं बल्कि भविष्य की ओर स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प के साथ अपने रास्ते हमें तय करने हैं। और घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने का अभियान है। कल से जम्मू कश्मीर के कई लाख घरों पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे आदर्शों, हमारी एकता और इस मिट्टी में रचे बसे सद्भाव के अलावा उस सद्भाव के उत्सव का अभियान है। इसलिए आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। और वहीं तिरंगा महोत्सव में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अकेले भी तिरंगे की शान रख सकते हैं। तिरंगा हमारी शान है, हमारा अभिमान है। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी न किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है।
इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें। और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि श्रीनगर में तिरंगा महोत्सव बदलते कश्मीर की तस्वीर है, नए कश्मीर की झलक है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक मेगा तिरंगा यात्रा और उसके बाद तिरंगा महोत्सव और काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या यह बदलता कश्मीर है? वाकई में बदलता कश्मीर है और हर हाथ में तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है, हर चेहरे पे खुशी है। 5 अगस्त 19 के बाद जो बदला हुआ कश्मीर है, आज आप हर गली में, हर कूचे में और हर हाथ में देख रहे हैं तिरंगा। ये वाकई में बदलता हुआ तकदीर है इस कश्मीर का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे वादा किया था और गृह मंत्री जी ने उसी को शर्मंदे ताबीर यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आज दोनों सरकार, चुनी हुई सरकार भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इकट्ठे थे, सारे लोग, क्योंकि इसमें आपने देखा सिविलियन थे सारे, जिनके हाथों में तिरंगे थे। ये बदलता हुआ कश्मीर भी है और नई सुबह का आगाज भी है। हमने देखा कि काफ़ी तादाद में जो स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल स्टूडेंट्स है, वो भी यहाँ पे आए थे। हाँ। तो देश प्रेम का जो जज्बा था, क्या उसको तकवीत देने की एक कोशिश थी? बिल्कुल ये है, क्योंकि जो आज से पहले हम देखते थे बच्चों के हाथों में पत्थर होते थे, लेकिन वो दौर अब खत्म हो गया, वो अंधेरा अब छट गया है। अब जो और बड़ी खबर चंबा से है। चंबा में भूस्खलन के बाद सड़क धंसी, चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे धंसा। भूस्खलन के बाद 150 फीट हिस्सा धंस गया है। घंटों नेशनल हाईवे पर अटकी है कई गाड़ियां। चंबा पठानकोट 154 राष्ट्रीय राजमार्ग दुरेरा के पास भूस्खलन के चलते सड़क का करीब 150 फुट हिस्सा जमीन में धंस गया है, जिसके चलते सड़क की दोनों तरफ भारी गाड़ियों का जाम लग गया है। बताते चलें कि बीती रात तेज बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ है और गाड़ी वाले लोग सुबह 4 बजे से इसी जगह फंसे पड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जितना सड़क का हिस्सा नीचे चला गया है, उसको बनाने में 3 से 4 दिनों का वक्त लग सकता है। लोग इस रास्ते को छोड़कर बया नूरपुर होकर जाएं। काफी गहराई तक ये सड़क नीचे धंस गई है। चंबा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंबा में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग के बाद का ये आलम आप देखें, कितनी गहराई तक सड़क नीचे धंस चुकी है। चंबा में भूस्खलन के बाद सड़क धंसी, चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे धंस गया है। भूस्खलन के बाद यानी कि लैंडस्लाइडिंग के बाद 150 फीट हिस्सा धंस गया है। 150 फीट काफी गहरा। और घंटों नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां अटकी पड़ी हैं। चंबा पठानकोट 154 राष्ट्रीय राजमार्ग दुरेरा के पास भूस्खलन के चलते सड़क का करीब 150 फुट हिस्सा जमीन में धंस गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की काफी लंबी कतार है। बीती रात तेज बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ और गाड़ी वाले लोग सुबह 4 बजे से ही इस जगह पर फंसे हुए हैं। उनका कहना था कि जितना नुकसान हुआ है, यह सड़क जितनी नीचे तक धंस गई है, इसे बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰੋਡ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਮ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਣਸਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि प्लीज़ बाया नूरपुर वाली साइड तो होके वो दनेरा चंबा जा सकता है। ट्रक मेरे हिसाब से आपका ही है। बस से मगरे दूसरा मैं हूँ। ओके, तो ये पहले से टूटा हुआ था या पहले से बह गया? अच्छा, रोड बह गया, गड्डी बाद चुन के फंस गई है। ठीक ठीक। तो क्या लगता है अभी निकलोगे या नहीं? कोई उम्मीद नहीं है सर। तो फिर वापस ही जाओगे? देखो क्या करना सर, मेरे को मैं जा नहीं ना सकता। मैं जाएगा जब लेट निकलेगा।